मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है। कभी कभी कहानी सुनाने और लिखने का ढंग इतना सदा हुआ होता है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मेरी मौत की कहानी कुछ ऐसी ही है। 18 अगस्त 1945। अगर इतिहास की माने तो एक हवाई दुर्घटना में इसी दिन सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई। दुर्घटना की जगह बताई गई ताइपेई, जो अब ताइवान का हिस्सा है। सबूत के तौर पर जापानी सरकार ने हवाई दुर्घटना की कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें मौत के राज को जितना सुलझाती हैं, शायद उससे ज्यादा उसे उलझाती भी हैं। An accident takes place, I will die. उस दुर्घटना में 7 लोग बच गए थे। इसीलिए उस दुर्घटना के बारे में जो भी कह रहे थे उस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। He was taken to the hospital. The Taiwan government has given proof or they have made a statement. ताइवान सरकार ने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं कि 18 अगस्त की उस तारीख को उनके यहाँ कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई है। On the 18th August 1945 in Taihuku airport of Taipei, and there is no record of Netaji's death or his cremation. एक वर्षन कहता है कि नेताजी के थोड़ी आग लगी और वो चल के ऊपर से चल के नीचे आए। अगर आप प्लेन का जो क्रैश, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स जो उन्होंने दी है जापानीज गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें, मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी उसको चेकअप करवाया, उसको एनालाइज करवाया। वो कहते हैं कि ऐसे क्रैश में तो कोई आदमी बच ही नहीं सकता। तो कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों का देहांत हो गया। ताइवान सरकार ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि सुभाष चंद्र बोस के मरने की जो तारीख बताई जा रही है, उस तारीख या उसके आसपास कोई हवाई दुर्घटना उनके यहां हुई ही नहीं। ताइवान की सरकार ने बताया कि 14 अगस्त 1945 से लेकर 20 सितंबर 1945 के बीच उनके यहां कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। 18 अगस्त इन दोनों तारीखों के बीच पड़ता है। The Taiwanese government cannot have said that there was no air crash. ताइवान सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था कि उनके यहाँ उस दिन हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते थे कि उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। जो लोग इतिहास समझते हैं उन्हें पता है कि ताइवान उस समय जापानी सैनिक सत्ता के अंदर था, इसलिए जापानी हुकूमत सही जानकारी दे सकती थी। In August or September of 1945, Taiwan was fully under Japanese military occupation at that time. The crash took place in a Japanese military airfield. Netaji breathed his last in a Japanese military hospital. सितंबर 1945 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टीम भी उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर हवाई दुर्घटना होने की बात कही जाती है। उनके हाथ भी कोई सबूत नहीं लगा। सवाल उठता है कि अगर वहां कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई तो फिर ये तस्वीरें किस जगह की हैं? सत्यनारायण सिन्हा was a member of parliament of Congress, who is वो पहले आदमी जो नेताजी रशिया में गए थे, वही पहला आदमी सारा दुनिया को बताए। वो बोले ये जो तस्वीर है यह क्रैश की है वगैरह, 1944 में ताइपे एयरपोर्ट में यह क्रैश हुआ था और वो खुद देखे थे। ये फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में, ये तस्वीर, दिस हैज बीन गिवन अगेन। ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये दुर्घटना हुई तो इसका रिकॉर्ड ताइवान सरकार के पास नहीं है? अगर कुछ समय के लिए हम इन सवालों से दूर मौत की कहानी को उसी रास्ते पर ले चलें जिसे आधिकारिक माना जाता है, तो तस्वीरें उलट जाती हैं।
इनके अनुसार बोस उस हवाई दुर्घटना में बुरी तरह झुलस गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट और बहुत ज्यादा जल जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक क्रैश कहाँ हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, उसके बारे में डिफरेंट आई विटनेसेस के डिफरेंट वर्जन है। कोई कहता है कि एयर स्ट्रिप पे हुआ, कोई कहता है 20 गज दूर हुआ, कोई कहता है 100 गज दूर हुआ, कोई कहता है विद इन एयरपोर्ट हुआ, और कोई कहता है कि 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट हुआ। एक ही चीज के बारे में अलग अलग वर्जन कैसे हो सकते हैं? 2 डॉक्टर्स थे, एक डॉक्टर कहता है कि हमने ब्लड दिया, दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमने ब्लड नहीं दिया। इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस, टाइमिंग ऑफ डेथ, डेट ऑफ क्रिमेशन, उसके बारे में अलग अलग वर्जन्स हैं। इतने अलग अलग वर्जन्स हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि इट वाज वेरी क्लियर कि वो एक झूठी कहानी है। सच्ची कहानी होती तो सभी का वर्जन एक होता। One of the doctors is still alive. His statement was, बोस का इलाज करने वाले एक डॉक्टर आज भी जिंदा हैं। उनका बयान था कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फोटो तक नहीं देखी थी, इसलिए वो नहीं पहचान सके कि वो जिस व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। was really Subhash Chandra Bose. He was told by military officers that this person was Subhash Chandra Bose. There is a lot of evidence to support. वास्तव में हवाई दुर्घटना हुई थी, ये साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत हैं। आखिरकार उस दुर्घटना में बोस के सहयोगी हबीबुर रहमान के साथ और लोग भी तो बच गए थे। There were doctors, there was an interpreter who had interpreted Netaji 4 times before. There was this interpreter. उनके ट्रांसलेटर नाकामुरा का भी यही कहना था कि उसने अस्पताल में बोस से मुलाकात की। उनके पूरे शरीर पर मरहम पट्टी लगी थी। अब आपसे तो नहीं कह सकते कि नाकामुरा बोस को नहीं पहचान पाए। Say that Nakamura did not know who he was. He knew who he was. The doctor, you can say the doctor was told this was a great leader, Chandra Bose. बोस को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी मृत्यु के बाद जिस शमशान में उनके जलाए जाने की बातें कही गईं, इन दोनों जगहों के रजिस्टर में उनका नाम कहीं नहीं है। हर उस जगह से बोस का नाम नदारद है जहां रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए था। माना जाता है कि बोस जापानी आर्मी के एक बड़े अधिकारी जनरल शेडई, पायलट और को पायलट के साथ चुपचाप रूस जाने की तैयारी में थे, इसीलिए इन चारों का नाम यात्रियों की लिस्ट में नहीं था। जो लोग हवाई दुर्घटना में उनके मरने की पुष्टि करते हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब भी तो देना होगा। The doctor says he was the worst hit. I had to look at him first. डॉक्टर, वार्ड बॉय और नाकामुरा सब ने अस्पताल में बोस के होने की बात मानी है। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों कोई 60 साल तक झूठ बोलता रहेगा। They would go on lying to us for 60 years. It's not a matter of 200 years story, it's a matter of only 50 years story. उनके मरने की पुष्टि करने वाली कोई रिपोर्ट, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। आप कैसे मान लेंगे कि कहीं पर उनके बारे में कोई दस्तावेज दर्ज ही नहीं है? Not even this hospital report. You see, it's a permanent military hospital. How could so many, being such a eminent leader, been admitted, and there's not a single entry, admission report should be there, discharge report should be there, nothing is there. कहा जाता है कि बोस के विश्वस्त सहयोगी हबीबुर रहमान भी उसी हवाई जहाज में उनके साथ सफर कर रहे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जाहिर है रहमान ही वो व्यक्ति हो सकते थे जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकते थे, लेकिन रहमान के बदलते बयानों ने इस राज को और भी उलझा दिया। He said, "It is a tragedy in my life, but I am very proud of it." He said, "I am a Muslim." हबीबुर रहमान ने कहा था, ये दुर्घटना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि आखिरी बार उन्होंने मेरे ही हाथों से पानी पिया था। I took out the remains. I brought it back to Tokyo. Last time when I was in Pakistan, their family gave me all the pictures again. We have many pictures already in the archives, but they opened their own personal album. It is Habibur Rahman's own album. They got all these pictures of the air crash, Habib sitting in front of a coffin. हबीबुर रहमान जी तो नेताजी के परम भक्त थे।
नेताजी को उनके बहुत विश्वास था और हबीबुर रहमान को जो कुछ नेताजी बोलेंगे हबीबुर रहमान उस बात से उलट नहीं बोलेंगे। तो नेताजी ने उनको बोला, इतनी इंस्ट्रक्शन थी कि आपने लोगों को ये बोलना है कि एयर क्रैश हुआ जिसमें मेरी डेथ हो गई। इससे आगे तो कोई इंस्ट्रक्शन उनको नहीं थी कि आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने वर्षन को चेंज नहीं किया। हालांकि कर्नल हबीबुर रहमान ने जो कुछ कहा अपनी स्टोरी में उन्होंने कुछ ऐसा कंट्राडिक्शन दे दिया जिससे कि समझने वाले अगर चाहें तो समझ सकते हैं। फॉर इंस्टांस उन्होंने कहा कि मैंने नेताजी को पूरी आग लगी थी और मैंने अपने हाथों से नेताजी को आग को बुझाया, ऐसे बुझाया, मगर वो फिर जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे यहाँ जख्म है, हमने बुझाया ऐसे और जख्म हो गया बैक साइड पे। ये कंट्राडिक्शन है जिससे कि आदमी समझ सकता है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। I also spoke to Captain Bipul Sarkar, who was the president of the INA Association, and जब हबीबुर रहमान से ये पूछा गया कि ये कैसे संभव है कि बुरी तरह जले हुए नेताजी को बचाने में उन्हें खरोंच तक नहीं आई, तो वो चुप हो गए। That your shirt, the shirt which you are showing to me, or the jacket which you are showing to me, did not contain a trace of any burning mark. And how come that Netaji was burned to death? Then Habibur kept quiet, and then Bipul Sarkar said, I got the message. मेरी मौत को लेकर उठे सवाल तो एक कड़ी हैं जो इस रहस्य के तार को आगे जोड़ती हैं। ऐसे ढेरों सवाल जिसके जवाब में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उस दौरान घटे घटनाक्रम ने मेरे मौत के रहस्य को और भी उलझा दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौर में सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद कर रहे थे। जाहिर है जापान सरकार की नजर में उनकी अच्छी खासी हैसियत थी। उनकी मौत से जुड़े सबूतों को लेकर जापान सरकार और बोस के निकट सहयोगी रहे हबीबुर रहमान की बातों में काफी विरोधाभास दिखते हैं। जापान कहता है उनकी अंत्येष्टि 21 अगस्त को हुई, जबकि हबीबुर रहमान ये तारीख 22 अगस्त बताते हैं। जापान उनके अस्थि कलश को अपने यहां आने की तारीख 1 सितंबर 1945 बताता है। हबीबुर रहमान इससे 5 दिन आगे 6 सितंबर की तारीख बताते हैं। अस्थि कलश का रहस्य भी कम पेचीदा नहीं है। इसमें जो सबसे उलझाने वाली बात है वो ये है कि एक बार सन 54 में कहा गया कि नेताजी की अस्थियां आ गई हैं, फिर कहा गया कि नहीं वो तो रांकोजी टेम्पल में रखी हुई हैं। तो अगर सन 54 में उनकी अस्थियां आ गई थी तो अब ये किसकी अस्थियां हैं? ये वहां क्यों रखी हैं? ये गोरख धंधा क्या है भाई, ये सरकार साफ करे ना, सो ये क्या है? और यदि तेपे में कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी तो इन रांकोजी मंदिर की अस्थियों के ऊपर तो वैसे ही संदेह पैदा हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव M.O. मथई ने 2 सितंबर 1954 को लिखी अपनी औपचारिक चिट्ठी में माना है कि अस्थि कलश और 200 रुपए विदेश मंत्रालय को मिल गए। चिट्ठी में यह तो कहा गया कि 200 रुपए बोस की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के रिलीफ फंड में डाले जा रहे हैं, लेकिन अस्थि कलश कहां रखा गया इसका कोई जिक्र नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 50 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब जापान गए तो रेनकोजी के उस मंदिर में भी माथा टेकने गए जहां अब भी सुभाष चंद्र बोस के अस्थि कलश होने की बात कही जाती है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर लिखे एक पत्र में कहा कि अभी अस्थि कलश को जापान से भारत लाने का कोई विचार नहीं है। सवाल उठता है कि अगर कुछ देर के लिए हवाई हादसे में नेताजी की मौत को हम सच मान भी लें तो फिर कौन सा अस्थि कलश असली है? वो जो रेनकोजी मंदिर में रखा है या फिर जिसके पाने की बात नेहरू जी के निजी सचिव कर रहे थे? दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार की कगार पर था। हमारी आजाद हिंद फौज जापान की मदद कर रही थी। हमारे लिए फैसले की घड़ी नजदीक आ गई थी।
कि हम जापान के साथ समर्पण करें या अलग से? 11 अगस्त 1945, जगह सिंगापुर। बोस को खबर मिलती है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बमबारी के बाद जापान ने सरेंडर करने का मन बना लिया है। जापान के साथ साथ आजाद हिंद फौज को भी समर्पण करना था। हथियार डालने का यह फैसला इतना आसान नहीं था। इसके लिए जापान से सलाह मशवरा करना भी जरूरी था। 16 अगस्त सुबह 9:30 बजे बोस सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं। वहां आला अधिकारियों से मिलकर भी कोई हल नहीं निकलता है। बोस जापान आर्मी के हेडक्वार्टर साइगॉन के लिए निकल जाते हैं। वहां से उन्हें टोक्यो जाने के लिए कहा जाता है। बोस के साथ उनके और भी सहयोगी जाना चाहते हैं, लेकिन मिन्नतों के बाद उनके साथ एक सहयोगी को ही जाने की इजाजत मिलती है। अपने सहयोगी हबीबुर रहमान को बोस अपने साथ ले जाते हैं। 18 अगस्त को दिन में हवाई जहाज तुरान होते हुए फॉर्मोसा पहुंचता है। ढाई बजे ईंधन भरने के बाद जब जहाज उड़ता है तो अपना नियंत्रण खो देता है। और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। घटना के चश्मदीद गवाह और बोस के सहयोगी हबीबुर रहमान का कहना था कि बोस जिस सीट पर बैठे थे उस सीट के ऊपर तेल की टंकी थी, इसलिए उनके शरीर में तेजी से आग फैल गई। रहमान के मुताबिक उनके मृत शरीर को सही सलामत रखने के लिए कोई ताबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी। इस पूरे घटनाक्रम के एकमात्र चश्मदीद गवाह रहमान ही थे, इसलिए उन्होंने सच या झूठ जो भी कहा उस पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। Habibur Rahman, who was with him, the only person who was with him in the plane, had come to our house, and my father, Sharat Chandra Bose, sort of grilled him and cross-examined him, because my father was a barrister, and for Sharat Bose, it was cross-examination which was his forte. हबीबुर रहमान मेरे घर आए तो मेरे पिता शरद चंद्र बोस ने उनसे खूब पूछताछ की। मेरे पिता वकील थे, इसीलिए उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे कि हबीब ने उनके सवालों का जवाब तो काफी सहज अंदाज में दिया, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी की जो सामान्य तौर पर कोई भी आई विटनेस वकील के सामने करता है। A witness sometimes makes a false step, and it was on those false steps that the lawyer would understand whether the witness was speaking the truth or not. And he said that Habib also, just as any other witness, had made those false steps. रहमान की ज़बानी मौत की ये कहानी अपने आप में ढेरों सवाल खड़े करती है। मसलन जिस डॉक्टर ने दुर्घटना के बाद बोस का इलाज किया, उसे बोस के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। उनकी मौत होने के बाद डॉक्टर को कहा गया कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे उसमें वो अपने 3-4 सहयोगियों को भी साथ ले जाना चाहते थे। उनसे कहा गया कि विमान में काफी महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे हैं, इसलिए एक और आदमी को ही साथ ले जाने की गुंजाइश थी। एक बार को मान लें कि बोस की मौत के सबूत पुख्ता नहीं हैं, लेकिन उस हवाई जहाज में इतने महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे थे तो उनकी खोज खबर किसी ने क्यों नहीं ली? आखिर कौन थे वो लोग? Terauchi and others. Now, well, about Netaji Subhash Chandra Bose, we can say, okay, they gave a number. नेताजी के बारे में तो हम कह सकते हैं कि उनकी मौत की कहानी को छुपाया गया, लेकिन जापान इस दुर्घटना में बचे अपने लोगों के बारे में क्यों जानकारियां छिपाएगा? इस दुर्घटना से जुड़े कोई भी सबूत या रिकॉर्ड क्यों नहीं है? Why should there be, and why should there be no records? After all, I mean, a death may happen.
But that does not mean that a death will have no proof or no record. बोस की मौत की इस खबर के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने रहमान से पूछताछ की। रहमान के अलग अलग बयानों से दो बातें बाहर निकल कर आईं। या तो बोस उस दुर्घटना में मारे गए या फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत बोस को जापान से बाहर निकालने के लिए हवाई दुर्घटना में मरने की खबर फैलाई गई। S.A. Iyer was the propaganda minister in the cabinet. He was left. S.A. Iyer बोस के साथ उस हवाई सफर में नहीं जा पाए। बाद में जापान सरकार ने उन्हें टोक्यो बुलाया तो रास्ते में उन्हें बताया कि बोस की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। उनका कहना था कि हबीब को देखकर मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं खुश हूँ या दुखी। हबीब को जिंदा होना बताता है कि सच क्या है। अय्यर कहते हैं कि जब मैंने हबीब से कहा कि हबीब सच क्या है, तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस बार हमारा चुपचाप बच निकलने का प्लान फेल हो गया। If we could escape, I wouldn't be here today. Unfortunately, this time the escape was not successful. सबको इवन ऐसे आयर भी कभी देखा नहीं, और ऐसे आयर को जिन्होंने बोला वो भी गया नहीं ताइहुकु एयरपोर्ट में, फॉर्मोसा में गया नहीं। वो सिर्फ सुन के एक प्रेस कम्युनिके बना दिया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेस कम्युनिके ऐसे आयर further communicated a press communique to the domain news agency. So see, the origin of this death news and aircrash news is only on the basis of hearsay. मेरी मौत की कहानी जापान की धरती से बाहर निकलकर अब रूस की तरफ बढ़ रही थी। मौत की रहस्यमयी कहानी ने अपना अगला पड़ाव ढूंढ लिया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बोस के मरने की जो तारीख बताई, उसके ठीक 10 दिन बाद एक वायरलेस मैसेज सुना गया। यह संदेश जापान के साइगोन से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बोस हवाई रास्ते से मंचूरिया के लिए निकले हैं। मंचूरिया रूस के बॉर्डर के करीब है। He was an intelligent man to know that Japan, जब जापानी सरेंडर किया यूरोप में, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट टाइम फॉर जापान टू सरेंडर। तो उन्होंने प्लान करने शुरू कर दिए फिर जगह। तो उस टाइम से ही वो प्लान कर रहे थे कि सोवियत यूनियन का सपोर्ट कैसे मिला। तो लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मिला है सोवियत आर्काइव्स में वो चिट्ठी। तो ये डिसीजन हुआ कि नेताजी यहाँ से किसी सेफ प्लेस के ऊपर चले जाएंगे। तो उनका जो कुछ रिकॉर्ड है, मेरी मौत की कहानी जापान की धरती से बाहर निकलकर अब रूस की तरफ बढ़ रही थी। मौत की रहस्यमयी कहानी ने अपना अगला पड़ाव ढूंढ लिया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बोस के मरने की जो तारीख बताई, उसके ठीक 10 दिन बाद एक वायरलेस मैसेज सुना गया। यह संदेश जापान के साइगोन से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बोस हवाई रास्ते से मंचूरिया के लिए निकले हैं। मंचूरिया रूस के बॉर्डर के करीब है। He was an intelligent man to know that Japan, जब जापानी सरेंडर किया यूरोप में, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट टाइम फॉर जापान टू सरेंडर। तो उन्होंने प्लान करने शुरू कर दिए फिर जगह। तो उस टाइम से ही वो प्लान कर रहे थे कि सोवियत यूनियन का सपोर्ट कैसे मिला। तो लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मिला है सोवियत आर्काइव्स में वो चिट्ठी। तो ये डिसीजन हुआ कि नेताजी यहाँ से किसी सेफ प्लेस के ऊपर चले जाएंगे। तो उनका जो कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जापान को कहा कि मुझे रशिया जाने, रशियन गवर्नमेंट से मेरा कांटेक्ट करवाया जाए, मुझे वहां जाने में सहायता की जाए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो नेताजी का अगर कहीं जाने का कोई संभावना हो सकती थी तो वो रूस ही है। अगर उस समय के हालात पर गौर करें तो नेताजी के रूस जाने की कहानी को बल मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद जापान सरेंडर कर रहा था। ऐसे में जापान के मददगार रहे बोस को एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। भारत का हिमायती रहा रूस ही एक ऐसी जगह हो सकता था। In British archives, they said in May 1946.
मई 1946 की ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि बोस रूस में थे। It is British. 1945 के बाद ब्रिटिश रिपोर्ट में बार बार ये बात आने लगी कि नेताजी रूस में हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। Two reports. कहा गया है कि बोस के साथ जापानी आर्मी का एक बड़ा अधिकारी जनरल शेडई भी विमान दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उनके बारे में भी जापान सरकार कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। जापान के उस समय के आर्मी हेडक्वार्टर साइगोन से मिले दस्तावेज भी बताते हैं कि बोस ने जून 1945 में जापान से रूस जाने की इजाजत मांगी थी। बोस ने जुलाई 1945 में फिर रूस जाने की दरखास्त की, लेकिन उन्हें रूस के बजाय टोक्यो जाने की सलाह दी गई। बोस जनरल शेडई के साथ उसी विमान से जा रहे थे जो मंचूरिया होते हुए रूस जाता। One of the source of information जैसे कहना चाहिए जिसके जरिए से मुझे मालूम पड़ा वो था मिस्टर करीमोव जो थे वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे। उन्होंने ये बात साफ की कि सुभाष चंद्र बोस रूस में दाखिल हो गए। कैसे दाखिल हुए? यहाँ से वो फॉर्मोसा ताइवान में गए, ताइवान से प्लेन से उठ के शंघाई गए, शंघाई से फिर जो है वो उन्होंने मंचूरिया के थ्रू वहाँ से रूस में दाखिल हुए। The papers also, the documents which have been received from the Japanese government. जापान सरकार के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ये भी साफ बताया गया कि जापान उन्हें मंचूरिया भेजने के लिए तैयार था, लेकिन मंचूरिया से रूस जाने का रास्ता खुद नेताजी को ढूंढने की बात कही गई थी। For his onward journey to Russia, it would be Netaji's responsibility to go. सवाल उठता है कि बोस रूस जाने की इतनी जिद क्यों कर रहे थे? All the time he was saying that our struggle has not ended. It is only one phase. हमेशा वो कहते रहते थे कि बेशक हम एक दौर की लड़ाई हार गए हों, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश आजाद नहीं होता। इस बात में शक की गुंजाइश नहीं थी। उन्हें मंचूरिया होते हुए रूस जाना था। Go to Manchuria, and from there he will try to get into Russia is now an accepted fact. Do you think that Subhash Chandra Bose will go to Japan? क्या आप समझते हैं कि बोस ऐसे हालात में जापान जाते जब जापान पर अमेरिका का कब्जा होने वाला था? जापान ये नहीं कह सकता था कि वो मंचूरिया जा रहे हैं, इसलिए टोक्यो आने की बात कही गई। They would not say he's going to Manchuria. So he has to say he is coming to Tokyo. 18 अगस्त 1945 के दिन बोस हवाई दुर्घटना में नहीं मरे थे। ब्रिटिश गृह मंत्रालय का एक दस्तावेज भी इसी तर्क को मजबूत करता है। 23 अगस्त 1945 की मुहर लगे इस दस्तावेज में उन संभावनाओं पर विचार किया गया है कि अगर बोस पर भारत के अंदर या बाहर केस चलाया गया तो उसके क्या-क्या आधार होंगे। 18 अगस्त प्लेन क्रैश का कहानी है। 5 दिन बाद यहाँ से ई जेनकिंस ब्रिटेन में टॉम मूडी को लिख रहे हैं, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट थे वो, लिख रहे हैं 5 सजेशंस दे रहे हैं कि हाउ टू डील विथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज वार क्रिमिनल। तो उसमें लास्ट जो सजेशन है वो सजेशन इस तरह का है, लीव हिम वेयर ही इज एंड डोंट आस्क फॉर हिज सरेंडर। 25 अक्टूबर ब्रिटिश पार्लियामेंट 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इस विचार पे फैसला किया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर मिले ब्रिटेन के हाथ में तो उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया 18 अगस्त 1945 एयर क्रैश में, तो उनका फिर 25 अक्टूबर 1945 में उनका किस तरह से विचार किया जाएगा उसको लेके सोचने का कोई जरूरत था नहीं। 22 जुलाई 1946
महात्मा गांधी का प्राइवेट सेक्रेटरी खुर्शीद नरोजी, वो लुई फिशर को लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रही है जिसमें कि जिस लेटर के साथ भेज रहे हैं गांधी जी का एक लेटर। लैंग्वेज उस चिट्ठी का बयान ऐसा था कि आई एम इनक्लोजिंग हियर विद ए लेटर ऑफ गांधी जी एज डिजायर्ड बाय यू। और उसी चिट्ठी में एक जगह लिखते हैं वो कि इफ सुभाष चंद्र बोस comes with the help of Russian army, then neither Congress nor Gandhi ji will be able to reason with the country. 25 अक्टूबर 1945 तक ब्रिटिश कैबिनेट की अंग्रेज जो इंग्लैंड की जो कैबिनेट है उसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है इफ सुभाष इज कॉट अलाइव हाउ टू ट्रीट हिम, इफ सुभाष इज अलाइव, इफ सुभाष इज अलाइव। अगर वो मर चुके हैं तो फिर ब्रिटिश कैबिनेट को, अगर 18 अगस्त का इंसिडेंट सच था, 23 अगस्त को उसका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो गई, तो उसके बाद सितंबर में, अक्टूबर में ब्रिटिश कैबिनेट को क्या जरूरत थी ये डिस्कस करने की कि अगर सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाए तो उनके साथ क्या किया जाए। जो उस टाइम की सरकार थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उसका इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में प्लेन क्रैश होने के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, उस टाइम जो पार्लियामेंट थी ये सवाल पूछे गए थे बार बार कि क्या वो प्लेन क्रैश में मर गए हैं, क्या वो मर गए हैं, लेकिन सरकार का जवाब यही था कि हमारे पास इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अगर 18 अगस्त 1945 को बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई तो फिर 23 अगस्त 1945 को उनके ऊपर केस चलाने की बात कहां से उठती है। मेरी मौत की कहानी का ताना बाना कुछ इस तरह बुना गया कि कभी कभी खुद को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मेरी मौत की खबर के साथ एक और चेहरा नए नाम के साथ लोगों के सामने रखा गया। बहुत से लोगों का मानना है कि बोस रूस के रास्ते बचते बचाते भारत पहुंच गए। उस समय इस बात को काफी हवा मिली कि नेताजी फैजाबाद में भगवान जी के नाम से रह रहे हैं। बोस जब भी कोई चीज पढ़ते थे उसके किनारे वो कुछ न कुछ टिप्पणियां लिखते थे। भगवान जी भी ऐसा ही करते थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की राय में दोनों लिखावटें एक ही व्यक्ति की हैं। After thorough checking, the writing both disputed, which was found from Faizabad, and those which are known as comparative standards, they matched, indicating, rather proving that same writer is involved. तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये 90% था या 100% था। मेरे मुताबिक, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, ये ओपिनियन जो मैंने दी या जो मेरे से साबित हो सका कि सेम राइटर है, वो बिल्कुल करेक्ट है। फैजाबाद में भगवान जी ने अपने रहने के लिए जो कमरा चुना वो एक सुरक्षित इलाके में था, लेकिन अगर किसी खास परिस्थिति में वहां से बच निकलना हो तो उसके लिए भी वो माकूल जगह थी। कमरे में रखे आसपास के देशों के नक्शे भी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि एक संत को आखिर इन चीजों की क्या जरूरत थी। वो जहां भी रहते थे एक धीमे धीमे वहां पर एक रूमर फैल जाती थी कि वो जो रह रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो कुछ दिनों बाद, साल 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी रह सकते थे, उसके बाद अपना स्थान चेंज कर देते थे वो। तो जब वो स्थान चेंज करते थे तो ऐसा नहीं था कि आपने उनको यहाँ से उठाया वहाँ पर पहुँचा दिया। जहाँ जाना होता था 2-3 स्थान चयनित किए जाते थे, उनके मैप उनको दिखाए जाते थे कि ये स्थान है, ये ऐसी स्थित है, यहाँ ये रहते हैं, वहाँ आगे सड़क है, पीछे ग्राउंड है, क्या स्थित है क्या नहीं। फिर वो तय करते थे कि हमें कहाँ जाना है। इस कमरे की लोकेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप न चाहें तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आगे बिल्कुल NH हाईवे है, पीछे की तरफ कैंटोनमेंट ग्राउंड है, एक तरफ रोडवेज की वर्कशॉप है और आगे मेरा घर है। मतलब किसी तरह से अगर आप चाहें कि कोई आपको, आप ही जिससे मिलना चाहें वो आपसे मिल सकता है, अदरवाइज कोई आपसे मिलने नहीं आ सकता अंदर। वहाँ पर एक जिसमें किताबें रैप होकर आती हैं, गत्ता का आप कह सकते हैं टुकड़ा,
उसके ऊपर एक हाथ से बनाया हुआ, पेन से हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा था जो ऐसे ही मुड़ा पड़ा हुआ था। उसको मैंने जब देखा कि ये आसाम के पास, बर्मा के पास से कहीं इंटर करते हुए इसमें एरो का निशान बनता चलता है उस लाइन से, और ये आ करके उत्तर प्रदेश इधर से आ करके और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से होता हुआ और ये फिर हिमालयन रेंज की ओर, तिब्बत की ओर बढ़ करके हिमालयन रेंज पे जा करके पाकिस्तान से होता हुआ फिर ये अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर रूस, रूस से चाइना, चाइना से फिर वो आपके साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम होता हुआ ये पूरा नक्शा बना। और इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की जगह ये है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन जगहों पर नाम लिख दिया गया है। इवन जब हिमालयन रेंज पर ये पहुंचते हैं तो हिमालयन रेंज की वहां पर ऊंचाई क्या है वो भी लिखी हुई है, 23,000 फीट, 12,000 फीट। फैजाबाद के डॉक्टर बैनर्जी और उनका परिवार कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनसे भगवान जी मिलते थे। इशारों ही इशारों में कई बार भगवान जी की बातों से यह लगता था कि कहीं वो बोस तो नहीं है। मैंने कहा, बाबा राग करेছেন? तो उन्होंने कहा, राग? गुस्सा कैसे मैं कर सकता हूँ? जिसका भाई रहते हुए भाई नहीं कह सकते हैं, बहन रहते बहन नहीं कह सकते हैं, माँ रहते हुए माँ नहीं कह सकते हैं, देश को देश रहता देश नहीं कह सकते हैं, जिसको अपना देश कहने का अधिकार नहीं है, वो कभी क्या किसी पर गुस्सा कर सकता है? एक दफ़े मेरी माँ, हमारे बड़े भाई साहब जो आर्मी में थे, जो अब नहीं रह गए, इंडिया पाकिस्तान वॉर में लड़ाई चल रही थी, तो उस समय लौट के आए थे। तो माँ हमारी बड़ी व्यथित थी, वो नेशनलिटी फीलिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी अब कितना खून बहेगा इस देश में? तो भगवान जी ने कहा कि अभी खून बहा ही कहाँ। फिर माँ को देख करके उन्होंने कहा कि माँ जननी, तुम कुछ बोल कुछ रही हो, सोच कुछ रही हो और बोलना कुछ और चाहती हो। माँ हमारी रो रही थी, तो एकदम से उन्होंने पलंग पे बैठे हुए थे और माँ हमारी नीचे बैठी थी। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर कहा, देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूं। भगवान जी की लिखावट तो बोस की लिखावट से मिल गई, लेकिन भगवान जी के कमरे से मिले दांत की डीएनए जांच सही नहीं निकली। I found it, मैं इसे नेताजी का घोर अपमान मानता हूं कि एक चिट्ठी के द्वारा मुझे अपने खून का सैंपल देने के लिए कहा गया। फैजाबाद में किसी गुमनामी बाबा का दांत मिला था, उसके डीएनए जांच के लिए मेरे खून का सैंपल उन्हें चाहिए था। By some Gumnami Baba of Faizabad. Hyderabad laboratory, they have performed the nuclear DNA. They have told that as the quantity of the nuclear DNA is inadequate, no conclusion can be passed. Clear? From the Calcutta laboratory, they also have not been able to find out sufficient nuclear DNA. They claim they have performed the mitochondrial DNA. The mitochondrial DNA is never a confirmatory information. बोस के रिश्तेदार, आजाद हिंद फौज के उनके सहयोगी और इतिहासकारों ने भगवान जी की इस कहानी को भरोसे के लायक नहीं माना। भगवान जी की कहानी फिर एक सवाल उठाती है कि अगर भगवान जी ही असल में सुभाष चंद्र बोस थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? हर किसी ने अपनी सुविधा के हिसाब से मेरी मौत की कहानी को नए नए आयाम दिए। जिसे जिस रूप में फायदा हुआ उसने कहानी को वैसा ही मोड़ दे दिया। इसे अंजाम तक पहुंचाने की परवाह किसी ने नहीं की। इतिहास के पन्नों में लिखी बोस की मौत की कहानी हर पीढ़ी दिलचस्पी से पढ़ती आई है और इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप जाती है। देश के आम आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा यह बहस का मुद्दा है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी कि नहीं। We only want to know the truth. We are not saying that he is alive. He will be 108. हम नहीं कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं या नहीं। देश सिर्फ सच्चाई जानना चाहता है। But that is not the question. The country has the right to know. बोस के रिश्तेदार और उनके निकट सहयोगियों में भी
उनकी मौत को लेकर एक राय नहीं बन सकी है। सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका सरकार और कमीशनों की रही, जो 60 साल बाद भी देश के सामने कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं रख सके। शाहनवाज जी की तो कमेटी थी, फिर खोसला कमीशन आया, लेकिन इन दोनों की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में लोगों ने बहुत संदेह व्यक्त किए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने भी ये कहा कि इन दोनों कमेटी और कमीशन की जो ये निर्णय है कि नेताजी का देहांत हो गया उस विमान दुर्घटना में, ये इसके बारे में कोई पूरी साक्ष्य नहीं मिलती है, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने संसद में कही थी कि ये विश्वसनीय बात नहीं है। तो इसलिए उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री ने ही उस पर अविश्वास व्यक्त कर दिया था। आम आदमी के जहन में यह सवाल आज भी आता है कि अगर बोस होते तो कांग्रेस और देश का स्वरूप कैसा होता? क्या कांग्रेस की उस समय की राजनीति में वो फिट बैठते? क्या कांग्रेस के बड़े नेता बोस के लिए वापसी की गुंजाइश छोड़ते? उन नेताओं की आंख में बोस खटकते थे। क्रैश की स्टोरी से या नेताजी की डेथ की स्टोरी से एक ही बात है, ये उन लोगों को फायदा हुआ जो नहीं चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान में रहें। हम भी कहना चाहेंगे कि आखिरकार नेताजी को यहां से जाना क्यों पड़ा? नेताजी तो और कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे, राष्ट्र किसी और पार्टी के तो प्रधान नहीं थे। चुनाव में जीत के एक डेमोक्रेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव जीतकर वो प्रधान बने कांग्रेस पार्टी के। उनको कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? उनको देश क्यों छोड़ना पड़ा? जिन लोगों की निगाह थी आजाद हिंदुस्तान की गद्दी के ऊपर, जो चाहते थे कि ये गद्दी जब हिंदुस्तान आजाद हो तो सत्ता पे हम विराजमान हो, और दूसरा कि ये क्रेडिट कि देश को किसने आजाद कराया, ये क्रेडिट उन लोगों को मिले, तो उन्हीं लोगों पर शक की निगाह जाती है। बोस होते तो क्या होता? इस सवाल के जवाब में आज सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। उनके मरने और जीने के सवाल से बाहर निकलकर देखें तो हम इस बात पर सुकून महसूस कर सकते हैं कि एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हमने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। देश 60 साल बाद भी अपने नेता की मौत की सच्चाई जानना चाहता है। शायद ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत और सम्मान है कि आज भी हम उन्हें नहीं भूले। वर्तमान हमेशा इतिहास की गलतियों से सीखता है, उसकी अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करता है। यह जरूरी नहीं कि आने वाली पीढ़ी मुझे सिर्फ एक इंसान के तौर पर जाने, पर जरूरी है कि वो उस जज्बे, उन मूल्यों के बारे में जाने जिसके सहारे मैंने देश की आजादी का झंडा बुलंद किया। We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with its own weapons. Upkeep presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.